सेठ हाशिम का तकब्बुर। शहर की सबसे बुलंद इमारत के आखिरी फ्लोर पर बने दफ्तर में सेठ हाशिम बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन हाशिम के लिए इस बारिश की कोई खूबसूरती ना थी। वो सिर्फ ये देख रहा था कि इस बारिश की वजह से इसकी तामीराती काम में कितनी देर हो रही है। हाशिम ने जिंदगी के 50 साल सिर्फ एक ही उसूल पर गुजारे थे। दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, बस कीमत सही होनी चाहिए। वो अपने शहर का बेताज बादशाह था। इसके पास गाड़ियां, महल्लात और नौकरों की फौज थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। इसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और नक्शे पर एक जगह निशान लगाते हुए कहा, मुझे ये जमीन हर कीमत पर चाहिए। यहाँ मैं एशिया का सबसे बड़ा माल बनाना चाहता हूँ। सेक्रेटरी ने घबराते हुए कहा, सर, वहाँ एक बहुत पुरानी हवेली है और एक छोटा सा बाग है। इसका मालिक एक ज़ईफ आदमी है, बाबा रहमत। वो इसे बेचने से साफ इनकार कर रहा है। हाशिम के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। कीमत नर्दू। हर इंसान का एक रेट होता है। सुकून की तलाश और पहली मुलाकात। अगले दिन हाशिम खुद इस पुरानी बस्ती में पहुंचा। वहाँ की फिजा शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मिट्टी की सूंधी खुशबू, पुराने नीम के दरख्त और परिंदों का शोर। हाशिम ने देखा कि एक खस्ता हाल मगर साफ सुथरी हवेली के सहन में बाबा रहमत अपने पोते के साथ बैठे लकड़ी का एक खिलौना बना रहे थे। हाशिम ने जाते ही अपना कार्ड मेज पर रखा और बोला, बाबा, मैं यहाँ वक्त ज़ाय करने नहीं आया। अब की इस जमीन की बाजारी कीमत 5 करोड़ है। माँ आपको 20 करोड़ दूंगा। अब शहर के सबसे पोश इलाके में बंगला ले ले और बाकी जिंदगी ऐश से गुजारें। बाबा रहमत ने आराम से अपनी ऐनक उतारी, हाशिम की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम कीमत की बात कर रहे हो और मैं कदर वैल्यू की बात करता हूँ। इस सहन में मेरे बाप दादा की कब्रें हैं। इस नीम के दरख्त को मेरी माँ ने अपने हाथों से लगाया था और इस मिट्टी में मेरे बच्चों के बचपन की हंसी दफन है। तुम मुझे 20 करोड़ दोगे, लेकिन क्या तुम मुझे वो बचपन, वो यादें और वो सुकून वापस दे सकोगे? हाशिम को गुस्सा आ गया। यादें पेट नहीं बेरुत बाबा। सूदन लवर्नता। हाशिम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसने हवेली का रास्ता बंद करवा दिया, बिजली कटवा दी और गुंडों के जरिए डराने की कोशिश की। लेकिन बाबा रहमत टस से मिस ना हुए। वो शाम को लालटेन जलाकर अपने पोते को कहानी सुनाते और साबिर रहते। एक रात हाशिम अपने अजीम अलशान महल में अकेला बैठा था। अचानक इसके सीने में शदीद दर्द उठा। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। इसने अपने बेटों को फोन किया, मगर कोई बिजनेस मीटिंग में था और कोई दोस्तों के साथ पार्टी में। इसके नौकर अपने कमरों में सो रहे थे। हाशिम तड़पता हुआ अपनी सोने की घड़ी और नोटों से भरे बरीफ केस को देख रहा था, मगर वो कागज के टुकड़े इसे एक सांस भी उधार नहीं दे सकते थे। इत्तेफाक से इसका वफादार ड्राइवर इसे अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। जब हाशिम को होश आया, इसने देखा कि अस्पताल के कमरे के बाहर वही बाबा रहमत बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। असल दौलत का इंकिशाफ। हाशिम ने बाबा रहमत को अंदर बुलाया और नहीफ आवाज में पूछा, मैंने तो आपकी जिंदगी अजीरन कर दी थी, फिर आप यहाँ क्यों आए? बाबा रहमत ने इसका हाथ थामा और बड़ी नरमी से कहा, बेटा, तुमने जमीन मांगी थी, दुश्मनी तो नहीं की थी। इंसान का इंसान से रिश्ता दौलत का मुहताज नहीं होता। मैंने सुना तुम अकेले हो, तो सोचा कि तुम्हारी इयादत कर लूं। हाशिम की आंखों से आंसू निकल आए। इसे एहसास हुआ कि वो कितना गरीब है। इसके पास करोड़ों रुपए थे, मगर कोई ऐसा रिश्ता ना था जो खुलूस से इसके पास खड़ा हो। इसने पूछा, बाबा, वो क्या चीज है जो आपको इतनी तंगी में भी इतना पुरसुकून रखती है? बाबा ने जवाब दिया, वो दौलत, कनात और मोहब्बत है, जो बांटने से बढ़ती है और जिसे कोई चूर चरा नहीं सकता और कोई सेठ खरीद नहीं सकता। तुमने सारी जिंदगी कीमतें जमा की, काश तुमने थोड़ी सी कदरें जमा की होती। हाशिम की तबीयत खराब हुई तो इसका बड़ा बेटा आर्यन लंदन से वापस आ गया, लेकिन वो अपने बाप की खैरियत पूछने नहीं, बल्कि अधूरे मंसूबे, प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने आया था। इसकी नज़रों में सिर्फ मुनाफा था। अब इस बुढ़े की बातों में आकर अपना नुकसान कर रहे हैं। मैंने बलडोजर मंगवा लिए हैं, कल इस हवेली का नाम और निशान मिट जाएगा। हाशिम कमजोर आवाज में, बेटा, मैंने सारी जिंदगी यही किया जो तुम कह रहे हो, लेकिन आज इस बिस्तर पर मैं अकेला हूँ। ये कागज के नोट मेरा दुख नहीं बांट सकते। आर्यन ने बाप की बात अनसुनी कर दी और खुद बाबा रहमत के पास पहुंच गया। वहाँ इसे मालूम हुआ कि ये जमीन दरअसल हाशिम के खानदान की ही थी, जो बरसों पहले हाशिम के वालिद ने बाबा रहमत को तोहफे में दी थी, क्योंकि बाबा ने एक हादसे में उनकी जान बचाई थी।
आर्यन के लिए ये बात हैरान कुन थी कि जिस जमीन को वो छीनना चाहता था वो दरअसल एहसान की बुनियाद पर दी गई थी। हवेली का बंद कमरा, माजी की झलक। जब हाशिम को ये पता चला कि बाबा रहमत इसके वालिद के जिगरी दोस्त हैं तो वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। وخوض الرحولة वहाँ एक पुराना कमरा था जिसे बाबा ने हमेशा बंद रखा था। इस दिन बाबा ने वो ताला खोला तो हाशिम की आंखें खिली की खिली रह गईं। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि हाशिम के बचपन के टूटे हुए खिलौने, इसकी पहली साइकिल और इसके मरहूम वालिद की लिखी हुई कुछ डायरियां महफूज थी। بابا رحمت آشم तुम्हारे वालिद ने मुझसे वदा लिया था कि जब तुम इतने बड़े सेठ बन जाओ कि अपनी मिट्टी को भूलने लगो तब माँ तुम्हें ये यादें दिखाओ। वो चाहते थे कि तुम अपनी असल दौलत को पहचानो। हाशिम ने उन पुरानी चीज़ों को छुआ तो इसे महसूस हुआ कि इसकी कमाई हुई तमाम दौलत उन यादों के सामने हिच बेहकीकत है। इसे अपने वालिद की खुशबू आई और वो वहाँ घुटनों के बिल बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। शहर में तब्दीली की लहर। हाशिम ने अब अपना जीने का अंग बदल लिया। इसने शहर के तमाम बड़े ताजिरों की एक महफिल बुलाई। इसने वहाँ एक तारीखी तकरीर की। दोस्तों, हम सब ने दुकानें खोली हैं, लेकिन याद रखना इंसानियत बेचने के लिए नहीं। आज से मैं हाशिम टावर नहीं बल्कि सुकून इंसानियत सेंटर बनाऊंगा जहाँ तालीम और इलाज मुफ्त होगा। इसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा। हाशिम की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन शहर में इसका एक पुराना कारोबारी हरीफ राइवल वकार आजम था। वकार को हाशिम की ये तब्दीली एक ड्रामा लगती थी और वो हाशिम का प्रोजेक्ट छीन कर वहाँ एक कसीनो बनाना चाहता था। वकार ने बाबा रहमत की हवेली पर कब्जा करने के लिए कुछ पुराने कागजात बनवाए और दावा किया कि बाबा के वालिद ने ये जमीन वकार के खानदान के पास गिरवी रखी थी। एक शाम वकार भारी नफरी और पुलिस लेकर हवेली पहुंच गया ताकि बाबा को वहां से बेदखल कर सके। हाशिम को जब ये पता चला तो वो दौड़ा हुआ वहां पहुंचा। وقار أعظم آشم تم توأب ولله بن أسلجأ ये जमीन अब मेरी है। آشم وقار ये जमीन मिट्टी का टुकड़ा नहीं, एक बूढ़े का मान है। أتمت لينا आग और इम्तिहान। बात बढ़ गई और वकार ने गुस्से में आकर हवेली के बाग को आग लगवा दी। वो पुराना नीम का दरख्त जिसे बाबा की माँ ने लगाया था शोलों की लपेट में आ गया। बाबा रहमत सदमे से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनका पोता छोटा अली हवेली के अंदर अपने पालतू परिंदों को बचाने के लिए भाग गया। धुआं इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाए। हाशिम, जो कभी अपनी कीमती सूट और जूतों पर खराश भी बर्दाश्त नहीं करता था, अपनी जान की परवाह किए बगैर आग के शोलों में कूद गया। ور 10 من تبرسنارا फिर अचानक धुएं के बादलों से हाशिम बरामद हुआ। इसके कपड़े जल चुके थे, हाथ जख्मी थे, लेकिन इसकी गोद में अली और इसके परिंदों का पिंजरा महफूज था। इस लम्हे हाशिम को जो खुशी मिली वो इसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुई थी। इसे लगा जैसे इसने अपनी रूह को आग से पाक कर लिया है। वो दौलत जो दी जा सकती है बेची नहीं। हवेली का एक हिस्सा जल चुका था, लेकिन जज्बात जिंदा थे। हाशिम ने वकार आजम पर केस करने के बजाय इसे अपने घर बुलाया। آشم وقار تم زمن آتنا मैं तुम्हें ये जमीन नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस जमीन का हिस्सादार बनाऊंगा, बशर्ते कि तुम यहाँ एक अस्पताल बनाने में मेरा साथ दो। वकार, लेकिन तुमने तो अपनी जान खतरे में डाली, ऐसा क्यों? हाशिम, क्योंकि मुझे वो दौलत मिल गई है जिसे कोई आग नहीं जला सकती। जब अली ने मुझे अंदर गिले लगाया और कहा शुक्रिया बड़े अबू, तो मुझे लगा कि मैंने आज कायनात खरीद ली। कहानी के आखिर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो इसी हवेली के सामने वाले मैदान में मुनक़िद होता है। हाशिम अब सेठ हाशिम नहीं बल्कि हाशिम चाचा कहलाता है। वहाँ एक स्टेज पर बाबा रहमत और हाशिम साथ बैठे होते हैं। हाशिम माइक संभालता है और मजमा से कहता है, लो, मैंने जिंदगी भर पैसे के पीछे भाग कर सिर्फ तन्हाई कमाई थी, लेकिन इस बूढ़े दरवेश ने मुझे सिखाया कि दौलत वो नहीं जो संदूक में बंद हो, दौलत वो है जो बांटने से आपके चेहरे पर सुकून बनकर चमके। आज मेरे पास बैंक बैलेंस कम है, लेकिन दुआ देने वाले हाथ हजारों हैं। आग का मंजर 8 मिनट। जब हाशिम आग में कूदता है तो इस वक्त आवाज में थोड़ा उतार चढ़ाव लाई, जैसे अब खुद वहां मौजूद हो। सांसों की आवाज और धुएं का एहसास अल्फाज से पैदा करे। मुकालमाबाजी वकार आजम और हाशिम के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी को थोड़ा तवील करे ताकि सस्पेंस बढ़े। खामोशी का इस्तेमाल। जब हाशिम आग से बाहर आता है तो 5 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो जाए, फिर बोलना शुरू करे। سامعنا الرائث رآل
آخر میں یہ بات زور دے کر کہیں کہ انسان کے پاس 3 طرح کی دولت ہوتی ہے، ایک وہ جو اسے ورثے میں ملتی ہے، دوسری وہ جو وہ خود کماتا ہے، اور تیسری وہ جو وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ صرف تیسری دولت ہی ہے جو موت کے بعد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ جب ہاشم آگ میں کودتا ہے تو اس وقت آواز میں تھوڑا اتار چڑھاؤ لائی جیسے اب خود وہاں موجود ہو، سانسوں کی آواز اور دھوئیں کا احساس الفاظ سے پیدا کرے۔ مکالمہ بازی وقار اعظم اور ہاشم کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کو تھوڑا طویل کرے تاکہ سسپنس بڑھے۔ خاموشی کا استعمال جب ہاشم آگ سے باہر آتا ہے تو 5 سیکنڈ کے لیے بالکل خاموش ہو جائے، پھر بولنا شروع کرے۔ سامعنا الرائف رائل؟ آخر میں یہ بات زور دے کر کہیں کہ انسان کے پاس 3 طرح کی دولت ہوتی ہے، ایک وہ جو اسے ورثے میں ملتی ہے، دوسری وہ جو وہ خود کماتا ہے، اور تیسری وہ جو وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ صرف تیسری دولت ہی ہے جو موت کے بعد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حویلی اب ایک اسکول اور ہسپتال میں بدل چکی تھی۔ ایک سرد شام بابا رحمت نے ہاشم کو بلایا۔ بابا کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ انہوں نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے پرانے کنویں کے پاس لے گئے۔ بابا رحمت، ہاشم، میری زندگی کا چراغ اب گل ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں وہ دولت دے دی جو میرے پاس تھی، یعنی سکون۔ اب میرے واسطہ ادرنا۔ اس زمین کے نیچے ایک بہت بڑا راز دفن ہے۔ بابا نے مٹی سے ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی نکالی۔ ہاشم نے سمجھا شاید اس میں سونا ہوگا، مگر جب اسے کھولا تو اس میں مٹی کے کچھ دیے اور پرانے خطوط تھے۔ بابا نے کہا، یہ خطوط تمہارے والد کے ہیں جو انہوں نے غریبوں کی مدد کے لیے خفیہ طور پر لکھے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ہاشم دولت کے نشے میں اندھا ہو جائے۔ ہاشم، اصلی دولت سونا نہیں، بلکہ وہ خفیہ نیکی ہے جو دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اسی رات بابا رحمت خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر وہ ہاشم کو ایک مکمل انسان بنا کر گئے۔ بابا کے جنازے میں پورا شہر شریک تھا، اور ہاشم سب سے آگے کندھا دیے رو رہا تھا، جیسے اس کا اپنا باپ بچھڑ گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، حویلی اب ایک اسکول اور ہسپتال میں بدل چکی تھی۔ ایک سرد شام بابا رحمت نے ہاشم کو بلایا۔ بابا کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ انہوں نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے پرانے کنویں کے پاس لے گئے۔ بابا کے جانے کے بعد ہاشم نے اپنا عالیشان محل چھوڑ دیا اور اسی حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو ان کا حصہ دے دیا اور خود ایک عام زندگی گزارنے لگا۔ وہ اب روز صبح اٹھتا، یتیم بچوں کو ناشتہ کرواتا اور ان کے ساتھ کھیلتا۔ لوگ حیران تھے کہ جس شخص کی 1 منٹ کی قیمت لاکھوں میں تھی، وہ اب گھنٹوں بچوں کو کہانیاں سناتا ہے۔ ایک دن ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا، سیٹھ صاحب، آپ نے سب کچھ کھو دیا، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ ہاشم نے مسکرا کر دور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، جب مرا السبتہ تو مرا اسنندنت۔ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے پاس سکون ہے۔ تم بتاؤ، سودا مہنگا ہے یا سستا؟ جب کئی سالوں بعد ہاشم کا انتقال ہوا تو اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف چند ہزار روپے تھے، لیکن اس کے جنازے میں لاکھوں وہ لوگ تھے جن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی قبر پر کتبہ نہیں لگایا گیا، بلکہ وہاں ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، یہاں وہ شخص سو رہا ہے جس نے مرنے سے پہلے اپنی فانی دولت کو ابدی سکون میں بدل لیا تھا۔